नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को हम लोग समझेंगे कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ को जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हमेशा टेम्परेचर को हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि एक नियत तापमान पर किसी लीनियर कंडक्टर के अक्रॉस या किसी लीनियर कंडक्टर के दो इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। इट मींस एक नियत तापमान पर किसी लीनियर कंडक्टर के दो इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर का ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब यदि इस कंडक्टर में एक करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर के ये दो इंड्स के बीच जो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वह कहीं ना कहीं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। इट मींस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहां पर देखिएगा, इसका कहने का मतलब क्या है। इसका यह कहने का मतलब है यदि करंट को हम इंक्रीज करेंगे या करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि करंट को हम घटाएंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा, घटेगा। इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली रिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अर्थात एक क्वांटिटी को जिस रेशियो में आप बढ़ाओगे, दूसरा क्वांटिटी उसी रेशियो में क्या होगा, बढ़ेगा। यदि दूसरे क्वांटिटी को जिस रेशियो में आप घटाओगे तो पहला क्वांटिटी उसी रेशियो में क्या होगा, घटेगा। अर्थात इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है I, यदि इस करंट को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि इसमें जो फ्लो कर रही है करंट, यदि उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ से अगर समझने की कोशिश करेंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे कि इस डायरेक्टली रिलेशन को कैसे हम एक ग्राफ से उसको दर्शाते हैं। अब यहां पर यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट का यूज करेंगे और वह कांस्टेंट हमारा क्या होगा, R होगा। तो अगर हम कहें कि R क्या है, तो R हमारा क्या है, यह प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है।
आर हमारा क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। आर हमारा क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ये जो आर है यह कहीं ना कहीं वोल्टेज और करंट के रेशियो पर डिपेंड करता है। ये जो आर है वह कहीं ना कहीं वोल्टेज और करंट के रेशियो पर निर्भर करता है। इस आर को हम लोग कहते क्या है? इस आर को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इस आर को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध। अब देखिएगा, अगर हम यहां पर वोल्टेज और करंट के रेस्पेक्ट में अगर हम क्या करें, वोल्टेज और करंट के रेस्पेक्ट में यदि हम ग्राफ खींचें तो देखिएगा, यदि वोल्टेज हमारा 1 वोल्ट होगा तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा करंट कितना होगा? 1 एंपियर होगा। यदि वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट होगा तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा करंट कितना होगा? 2 एंपियर होगा। यदि वोल्टेज हमारा 3 वोल्ट होगा तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा करंट कितना होगा? 3 एंपियर होगा। अब अगर सभी पॉइंट को एक साथ हम क्या करें, उसको मिला दें, सभी पॉइंट्स को अगर एक साथ हम क्या कर दें, मिला दें, तो यह जो लाइन हमारा मिलेगा स्ट्रेट लाइन, वह किसका होगा? रेजिस्टेंस का होगा। वह किसका होगा? रेजिस्टेंस का होगा। और यह जो है कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस का, उसका नेचर कैसा होगा? लीनियर होगा। कैसा होगा? लीनियर। किसी भी एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को लीनियर कब कहेंगे, इसको समझ लीजिए। किसी भी एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को लीनियर कब कहेंगे? जब उसका कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा हो। ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन हो तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो यहां पर जो हमने रेजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक खींचा हुआ है, आप देख रहे होंगे यह ओरिजिन से क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वह कैसा है? लीनियर है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? लीनियर है। अब देखिएगा, हमने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है वह कहीं ना कहीं वोल्टेज और करंट के रेशियो पर निर्भर करता है। साथ ही साथ ये जो रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस वह कहीं ना कहीं कंडक्टर के रेजिस्टेंस, कंडक्टर के डायमेंशन पर भी, कंडक्टर के डायमेंशंस पर निर्भर करता है। अब डायमेंशंस का मतलब क्या है? डायमेंशंस का मतलब समझिए कि सपोज मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है इस प्रकार से। ये जो कंडक्टर है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वह हमारा क्या होता है? यल क्या है? इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और इस हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ठीक है, इस हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ये क्या है हमारा? वह क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस है, हमने ये लिखा हुआ है कि वह कंडक्टर के डायमेंशन पर निर्भर करता है। तो यह डायमेंशन पर कैसे निर्भर करता है, इस चीज को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, तो जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, जो रेजिस्टेंस है वह कंडक्टर का, वह कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ द कंडक्टर
लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात लंबाई, चालक के लंबाई के एक कैसा होता है, रेजिस्टेंस समानुपाती होता है। इट मींस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि लंबाई को हम घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। तो पहला हमने इसके डायमेंशन पर डिपेंडेंसी क्या देखा कि जो चालक का रेजिस्टेंस होता है वह उस कंडक्टर के लेंथ के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी जो इसकी डिपेंडेंसी होती है डायमेंशन पर, वो क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, वह कहीं ना कहीं वह क्रॉस सेक्शनल एरिया के वह क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के वह हमारा इनवर्सली होता है। क्या होता है, वह इनवर्सली होता है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, वह क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी कैसी होती है, इनवर्सली होती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसा होगा, इनवर्सली होगा। अर्थात जो रेजिस्टेंस है वह कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। अगर इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप घटाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब जो चालक का प्रतिरोध होता है वह कहीं ना कहीं वह चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। अब देखिएगा, यदि इन दोनों कंडीशन को हम एक साथ रखें तो आपने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है वह क्या है, वह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस है वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को अगर हम कंबाइंड करें तो क्या लिखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L/A के हो। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे। वह हमारा कांस्टेंट क्या होता है, रो होता है। वो हमारा कांस्टेंट क्या होता है, रो। तो रो क्या है, रो क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, रो जो है उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम जरा समझ लीजिए, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, इस रो को क्या बोलते हैं, इस रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोधकता हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता या इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये अगर हम यूनिट की बात करें कि यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आपके कंपटीशन में यह प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, हम यहीं से निकालेंगे, हम यहीं से निकालेंगे, इस रिलेशन से निकालेंगे। रो इक्वल टू आप क्या लिखोगे, यहां से RA/L लिखेंगे, ठीक है, RA/L लिखेंगे। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसका यूनिट क्या होता है, R का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R। R का रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और यूनिट ऑफ A, यूनिट ऑफ A क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। यूनिट ऑफ L, यूनिट ऑफ L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा।
अब सभी को एक साथ आप रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, रो इक्वल टू आर ए बाई एल था। अब सभी के यूनिट को रखिए, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, क्या मिला, ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी वो हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारा क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आपके कंपटीशन में क्या होता है, पूछा जाता है। ये भी प्रश्न आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर होगा, ओम मीटर होगा। चलिए ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, जो रेजिस्टेंस होता है वह कंडक्टर के डायमेंशन पर भी निर्भर करता है। इसकी डिपेंडेंसी कहां कहां होती है, डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है भैया, जरा ध्यान से समझिएगा। इसका यह मतलब है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वह डायमेंशन पर भी, कंडक्टर के डायमेंशन पर भी डिपेंड करेगा, और क्या है, टाइप्स ऑफ द कंडक्टर पर भी ये क्या होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, ये डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है और टाइप्स ऑफ द कंडक्टर पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। वहीं अगर हम यहां इसको समझने की कोशिश करें, रेजिस्टिविटी को, अब देखिएगा रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी इट डज नॉट डिपेंड्स on the dimension of the conductor, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है वह कंडक्टर के डायमेंशन पर निर्भर करता है, लेकिन जो तुम्हारा रेजिस्टिविटी होता है वह कंडक्टर के डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता है, यह किस पर डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग समझे कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वह कंडक्टर के डायमेंशंस पर निर्भर करता है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वह कंडक्टर के डायमेंशंस पर निर्भर नहीं करता है। जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वह टाइप्स ऑफ द कंडक्टर पर भी निर्भर करता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है कि यह केवल टाइप्स ऑफ द कंडक्टर पर ही निर्भर करता है ना, टाइप्स ऑफ द कंडक्टर पर ही निर्भर करता है या कंडक्टर के मटेरियल पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए कंपटीशन में प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई दो कंडक्टर हैं
और दोनों कंडक्टर क्या हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। यदि दूसरे कंडक्टर की लंबाई को पहले कंडक्टर की तुलना में 4 गुना कर दिया जाए और दूसरे कंडक्टर के रेडियस को पहले कंडक्टर की तुलना में आधा कर दिया जाए, तो बताइए दोनों कंडक्टर के विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों कंडक्टर के विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अनुपात कितना होगा। तो आपका आंसर क्या होगा। अब यहां पर देखिए हमने क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों कंडक्टर का वो क्या है, मटेरियल सेम है। और अगर मटेरियल सेम हो गया है तो आप उसके डायमेंशन को कितना भी चेंज कर लीजिए, डायमेंशन को चेंज करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों कंडक्टर का जो तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध होगा या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा या रेजिस्टिविटी होगा वो हमारा क्या होगा, वो सेम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वो दोनों कंडक्टर के विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1:1, ठीक है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध हमारा चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध तब चेंज होगा जब मटेरियल चेंज होगा। मटेरियल अगर नहीं चेंज होगा, आप डायमेंशन को कितना भी चेंज कर लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। चलिए अब आपने क्या देखा कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वह कहीं ना कहीं डायमेंशन पर निर्भर करता है। अब आगे हम ये भी देखेंगे कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वह टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वह टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो टेम्परेचर पर इसकी डिपेंडेंसी कैसे होती है उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में एक रिलेशन जानते होंगे, R2 = R1 1 + अल्फा डेल्टा टी। यह रिलेशन हमें यह बताता है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जहां पर डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस है। इट मीन्स डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हैं, T2 - अल्फा क्या है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापीय गुणांक, हिंदी में क्या बोलते हो, तापीय गुणांक। तापीय गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, तापीय गुणांक। अब जरा देखिएगा, आपसे कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। इसको आप डिराइव कर सकते हैं, इसी रिलेशन से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो रेजिस्टेंस का हमारा रिलेशन था, R2 = R1 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब यहां से देखिएगा, R2/R1 लिख सकते हैं, यहां पर क्या मिलेगा, 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब यहां पर देखिएगा, अगर अल्फा डेल्टा टी की अगर हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, R2/R1 - 1, या इसी को और सिंपलीफाई कर दें तो क्या लिखेंगे, R2/R1 - R2/R, ये मिल गया। अब यहां से अल्फा की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, 1/डेल्टा टी R2 - R1/R1। अब यहां देखिएगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम होगा। ऊपर वाले क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। नीचे वाला क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, ओम होगा। ओम कैंसिल हो जाएंगे और 1/डेल्टा टी, 1/डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है, ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा,
पर डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर इसका प्रति डिग्री सेल्सियस यूनिट हो जाएगा। इसका यह मतलब हुआ, अगर यहां देखें तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ओम। ये कैंसिल हो गए तो क्या मिलेगा, अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा, यहां हमको क्या मिल गया प्रति डिग्री सेल्सियस। तो यहां लिख सकते हैं यूनिट ऑफ अल्फा, वो हमारा क्या होगा प्रति डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट क्या होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। चलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कंडक्टर की अगर हम बात करें, चलिए अगर हम कंडक्टर की बात कर लें, दूसरा हम सेमी कंडक्टर की बात करें, और थर्ड हम किसकी बात करेंगे इंसुलेटर की बात करेंगे। इन तीनों क्वांटिटी का टेम्परेचर पर कैसा डिपेंडेंसी होता है, इन तीनों क्वांटिटी का या तीनों क्वांटिटी पर हमको देखना है कि टेम्परेचर पर इसकी डिपेंडेंसी कैसे होती है। इट मीन्स कंडक्टर में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेमीकंडक्टर में यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इंसुलेटर में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो अगर कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है बढ़ जाता है, इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बढ़ जाएगा। वहीं सेमीकंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा घट जाएगा, और वही चीजें आपको इंसुलेटर में भी देखने को मिलता है। इट मींस अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा घट जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कंडक्टर में कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इसी वजह से इसका बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस पर जो कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, रेजिस्टेंस पर जो कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है धनात्मक होता है या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब यहां पर देखिएगा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है घट रहा है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है निगेटिव होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वही चीजें आपको इंसुलेटर में भी देखने को मिल रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है घट रहा, तो इसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा निगेटिव होगा, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है धनात्मक होता है, सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है ऋणात्मक होता है, इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है ऋणात्मक होता है। कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट धनात्मक क्यों कहे, इसलिए कहे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के टेम्परेचर कोफिशिएंट को निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है घट जाता है। इस वजह से हम वो कहते हैं कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है ऋणात्मक होता है।
तो याद रखिएगा कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, धनात्मक होता है। वहीं सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। कुछ कंसेप्ट को हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कंसेप्ट को हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यदि हम एक ग्राफ इस प्रकार से खींच रहे हैं V और I के रेस्पेक्ट में, आप जानते हैं कि ये जो ग्राफ है वो किसका है, रेजिस्टेंस का है। ये जो ग्राफ है किसका है, रेजिस्टेंस का। तो अगर हम इसके स्लोप की बात करें, इसका अगर हम स्लोप निकालें तो देखिएगा स्लोप क्या होता है, ये हमारा क्या है, y एक्सिस है और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। तो स्लोप क्या होता है, y/x होता है। तो अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होगा, y क्या है, I है और x क्या है, v है, I/v। I/v क्या होता है, 1/r होता है। यही हमारा क्या है, इसका स्लोप है। आप देख रहे हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वह ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। तो हम कहें कि इस ग्राफ का नेचर कैसा है, तो आप क्या कहेंगे, इस ग्राफ का नेचर कैसा है, वह लीनियर है। कैसा है, लीनियर है। यह ग्राफ कैसा है, लीनियर है। चलिए अब हम एक दूसरे ग्राफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, V है और ये क्या है, I है। ये क्या है, V है और ये क्या है, I है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से दिया हुआ। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसका स्लोप निकालने की कोशिश करूं तो इसका स्लोप क्या होगा, I/v। I कितना है, वह I है। अच्छा, I/v को ही हम क्या बोल रहे थे, 1/r। अब यहां देखिएगा 1/r ही होगा। अच्छा, I का मान यहां पर कितना है, I है और V का मान कितना है, वह 0 है और यही वैल्यू किसके इक्वल है, 1/r के। तो यहां से आप देखेंगे 1/r इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इंफिनिटी। 1/r इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो भाई इंफिनिटी। इसका यह मतलब है, अगर हम कहें कि r की वैल्यू जरा बताओ, r की वैल्यू जरा बताओ, तो r का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 1/इंफिनिटी। और 1/इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। इसका यह मतलब निकला इस कंडीशन में कि I हमारा क्या है, I के इक्वल है, V हमारा क्या है, 0 के इक्वल है और R हमारा क्या है, वो भी 0 के इक्वल है। ये तीनों कंडीशन किसको बताता है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये तीनों कंडीशन किसका है, ये तीनों कंडीशन किसका है कि वोल्टेज हमारा 0 है, रेजिस्टेंस हमारा 0 है और करंट हमारा क्या है, मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। ये तीनों कंडीशन आप देखेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट का है, शॉर्ट सर्किट का है। ये तीनों कंडीशन किसका है, शॉर्ट सर्किट का है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका ग्राफ दिया हुआ है, ये जो ग्राफ है वो किसका है, वह शॉर्ट सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, शॉर्ट सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक है। यह कैरेक्टरिस्टिक किसका है, यह हमारा कहीं ना कहीं यह शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, शॉर्ट सर्किट का है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में यही पूछ लेगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है वह कैरेक्टरिस्टिक किसका है, तो याद रखिएगा यह कैरेक्टरिस्टिक आपका किसका है, शॉर्ट सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक है, शॉर्ट सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक है।
अब अगर हम आपसे पूछें कि इसका ग्राफ का नेचर कैसा है, इस ग्राफ का नेचर कैसा है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो आप क्या कहेंगे? इसका नेचर कैसा है, लीनियर कि नॉन लीनियर है? तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्राफ को लीनियर तब कहेंगे जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास करता है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास नहीं कर रहा है, तो यह ग्राफ का नेचर कैसा है? नॉन लीनियर है। कैसा है? नॉन लीनियर है। यह ग्राफ कैसा है? नॉन लीनियर है। अब बताइए, यह ग्राफ लीनियर था तो यहां पर हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल था, और यह जो शॉर्ट सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक है इस ग्राफ में, बताइए क्या ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? यहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक का नेचर जो कैसा है वो नॉन लीनियर है, और ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक का नेचर कैसा होगा? लीनियर होगा, क्योंकि ओम्स लॉ सिर्फ लीनियर सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल होता है, नॉन लीनियर सर्किट के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। आप यहां देख रहे हैं कि यह पहला जो ग्राफ है इसका नेचर हमारा कैसा है? लीनियर है, इस वजह से यहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन जो सेकंड ग्राफ है यह हमारा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है, शॉर्ट सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक है। इस ग्राफ का नेचर कैसा है? नॉन लीनियर है, इस वजह से यहां पर हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर अगर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा तो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करने के लिए फिर हम कैसे करेंगे? किसका यूज करना पड़ेगा? मान लीजिए अगर यहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस कैसे किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। अब इस सर्किट का शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? जरा ध्यान दीजिएगा, इस सर्किट का शॉर्ट सर्किट एनालिसिस को हमको करने के लिए हम, याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, अब देखिएगा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका नेचर कैसा होता है? यह नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। यहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा क्या लिखेंगे? शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के लिए, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के लिए, हाँ अब देखिएगा, जब यहां पर शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक का नेचर कैसा होता है? नॉन लीनियर होता है, ओम्स लॉ यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो शॉर्ट सर्किट का एनालिसिस कैसे करेंगे? तो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के लिए हम किसका यूज करेंगे? शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के लिए केसीएल का यूज किया जाए, केसीएल का यूज, ठीक ना? हम किसका यूज करेंगे? केसीएल का यूज करेंगे, केसीएल का यूज होगा, केसीएल का हम प्रयोग कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां पर अगर एक इस तरह से हम बात करें कि यहां का इस एंड का पोटेंशियल 3 वोल्ट है और इस एंड का पोटेंशियल क्या है? 3 वोल्ट है, और इस करंट को कैलकुलेट करना है, इस करंट को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 माइनस 0/0, यही लिखेंगे, 3 माइनस 3/0। अब ये क्या है? अनडिफाइंड है, ये हमारा क्या है? अनडिफाइंड है, ये हमारा क्या है? अनडिफाइंड है। तो फिर इस करंट को कैसे आप निकालोगे? अब इस करंट को अगर निकालना है, इसका मतलब क्या है? ये शॉर्ट सर्किट कि अगर हमको इस शॉर्ट सर्किट की अगर हमको एनालिसिस करनी होगी तो हम किसका यूज करेंगे? अब यहां पर हम शॉर्ट सर्किट की एनालिसिस के लिए हम किसका यूज करेंगे? केसीएल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? केसीएल का यूज करेंगे। अब केसीएल का यूज करके हम इस शॉर्ट सर्किट की एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओम्स लॉ अप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वह नॉन लीनियर होती है, और नॉन लीनियर सर्किट के लिए ओम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार से हो, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसका स्लोप निकालने की कोशिश करें, अब यहां पर अगर स्लोप निकालने की कोशिश करें तो इसका स्लोप क्या होगा? आई अपॉन भी होगा। आई का वैल्यू क्या है? 0 है, और भी की वैल्यू क्या है? भी है। यही हमारा क्या है? 1/r है। अब यहां से अगर निकालेंगे तो 1/r इक्वल टू क्या होगा? 1/r इक्वल टू क्या होगा? 0। इट मीन्स यहां से अगर r निकालने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अब यहां पर हमने क्या कंडीशन देख लिया? अब यहां पर देखिएगा, r आपको क्या मिल गया? इन्फिनिटी मिल गया। i आपको क्या मिल गया? 0 मिल गया। और भी आपको क्या मिल गया? भी। ये तीनों कंडीशन किसकी होती है? ये तीनों कंडीशन ओपन सर्किट की होती है। ओपन सर्किट की होती है। ओपन सर्किट की ये तीनों कंडीशन होती है। ये तीनों कंडीशन कैसी है? ओपन सर्किट की है। अब जरा देखिएगा, इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखिए तो क्या ये ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है? नहीं पास कर रहा है। तो जब ये ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन नहीं पास कर रहा है तो इस ग्राफ का नेचर कैसा है? लीनियर है कि नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर है। तो ये भी ग्राफ हमारा कैसा होगा? नॉन लीनियर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक का नेचर कैसा होता है? लीनियर होता है कि नॉन लीनियर होता है? तो आप क्या बताएंगे? नॉन लीनियर होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक का नेचर कैसा है? नॉन लीनियर है। तो यह कैरेक्टरिस्टिक किसका है? ओपन सर्किट का है। ओपन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि ओपन सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है और 4 ग्राफ बना दिया जाए तो आप उसको दे करके आप वहां से निकाल लोगे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हमारा ओपन सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिएगा, अब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करें, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, तो आपने क्या देखा कि इसका जो ग्राफ का नेचर है वो कैसा है? नॉन लीनियर है। यहां पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा तो ओपन सर्किट की एनालिसिस कैसे करेंगे? तो यहां पर आप लिखिएगा, ओपन सर्किट एनालिसिस के लिए केवीएल का प्रयोग होगा। केवीएल का यूज होगा। ठीक ना? ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का नेचर कैसा होता है? नॉन लीनियर होता है। ओपन सर्किट में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट का नेचर हमारा नॉन लीनियर है। सर्किट का इसका ओपन सर्किट का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है उसका नेचर कैसा है? नॉन लीनियर है। इस वजह से ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ओम्स लॉ वहीं एप्लीकेबल होता है जहां पर सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? लीनियर होता है। लीनियर सर्किट के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। अब ओपन सर्किट के एनालिसिस कैसे करेंगे? यदि ओम्स लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा तो आखिर ओपन सर्किट की एनालिसिस कैसे करेंगे? तो ओपन सर्किट की एनालिसिस के लिए हम केवीएल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ओपन सर्किट एनालिसिस के लिए केवीएल का यूज होगा। ठीक है? केवीएल का यूज करके हम
हम ओपन सर्किट की एनालिसिस कर लेंगे। ओपन सर्किट की एनालिसिस करने का मतलब क्या हुआ कि ओपन सर्किट का वोल्टेज आपको अगर निकालना होगा तब वहां पर हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर ओपन सर्किट का वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हम केवीएल का यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ। तो पहला लिमिटेशन क्या है उसको जरा ध्यान दीजिएगा। पहला लिमिटेशन यह है कि ओम्स लॉ केवल लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओम्स लॉ जो होता है वह केवल लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉन लीनियर सर्किट के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा क्या लिमिटेशन है, सेकेंड लिमिटेशन क्या है, ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब टेंपरेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा, ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब टेंपरेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेंपरेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब ओम्स लॉ एप्लीकेबल तभी होगा जब टेंपरेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट नहीं है तब ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा हमारा इसका लिमिटेशन क्या है, ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर गैसियस आयरन बॉक्स इत्यादि के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये हमारा ओम्स लॉ का कुछ हमारा लिमिटेशन है। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या क्या है, पहला पॉइंट क्या है, ओम्स लॉ केवल लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब टेंपरेचर कांस्टेंट होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर टेंपरेचर कांस्टेंट नहीं होगा तब वहां पर जो करंट होगा वह कहीं ना कहीं वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। वह जो हमारा करंट होगा या वोल्टेज जो होगा वो हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी संभव है जब टेंपरेचर कांस्टेंट होगा। तो ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब टेंपरेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर गैसियस आयरन बॉक्स इत्यादि के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये सभी हमारा कैसे होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। और ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ लीनियर सर्किट के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो आज के क्लास में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़े कि ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ
कहां कहां अप्लीकेबल होता है, ओम्स लॉ की कंडीशन क्या होती है, ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या होता है, ये सारे पॉइंट को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस किए। तो ये जितने भी पॉइंट आज की क्लास में डिस्कस किया गया है वह आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां से आपके कंपटीशन में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इस वजह से इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा। इस टॉपिक के हर एक कंसेप्ट को आपको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन के लिए। यहां से आपके कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।